फिल्म की शुरुआत 1972 में कुछ मजेदार फुटबॉल खिलाड़ी साउथ अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे हैं। वो बर्फीले नज़ारों के बीच उड़ते हुए मजे कर रहे थे और हंस रहे थे। किसी को भी परेशानी का आभास नहीं था। वो जल्द ही लैंड करने वाले थे, लेकिन रास्ते में एक चक्रवात आ रहा था और सबको अपनी सीट बेल्ट बांधनी थी। प्लेन दाएं से बाएं झूल रहा था, लेकिन लड़के बस मजाक कर रहे थे। ये तब तक था जब तक प्लेन रग्बी खिलाड़ियों को समझाना जरूरी है कि हालात कितने गंभीर हैं। प्लेन पहाड़ी की चोटी पर खराब हो जाता है और इसका आधा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। लोग सीटों के साथ उस टूटे हुए हिस्से में उड़ जाते हैं। अब प्लेन आखिरकार लैंड कर गया है। कैबिन में कई लोग घायल हैं, कुछ की तो मौत हो गई। अब जो कभी बेफिक्र युवा थे, उन्हें अब बड़ा होना पड़ेगा और जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी। अब बस वही लोग मदद कर सकते हैं, कोई और नहीं। चारों ओर लोग हैं। एक पायलट बच गया है और बाकी लड़के किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियो तो है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। पायलट बंदूक मांग रहा है ताकि खुद को गोली मार सके, लेकिन लड़के उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। फिर तय किया गया कि कुर्सियों की कवर हटा दी जाए ताकि किसी तरह खुद को बचा सके। अंधेरा हो रहा है और सोने का समय आ गया है। वे पहाड़ों के बीच अकेले हैं। एक तूफान उस जगह पर आ रहा है और अगर वे अभी सोने चले गए तो हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे। पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और भी बढ़ रही है। लोग आपस में एक साधारण गलतफहमी की वजह से चिल्ला रहे हैं कि क्या करना है। गड्ढे को बची हुई चीजों से ढक दिया गया था। सुबह होते ही और लाशें नजर आने लगी, लेकिन शोक मनाने की कोई जगह नहीं थी। हमें लाशों को प्लेन से निकालना होगा। एक ऐसा यात्री जिसका रग्बी से कोई लेना देना नहीं था ने समझाया कि अगर प्लेन का पिछला हिस्सा नहीं है तो रेडियो काम नहीं करेगा। वो बहुत अजीब है और लगता है कि हादसे से पहले ही उसका दिमाग ठीक नहीं था। एक औरत जो रात भर डर और दर्द से कराहती रही, मर गई। लड़के अपनी पास की सारी चीजों का वजन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ राशन, थोड़ा सा शराब, चॉकलेट और क्रैकर। ये 27 लोगों के लिए बहुत कम है, लेकिन इससे उन्हें डर नहीं लगता। वे यकीन कर चुके हैं कि उन्हें दोपहर में उठाया जाएगा। एक खोजी विमान उड़ रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मतलब है कि वे खुद आसमान से नहीं दिखाई दे रहे। उनके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब रात होने वाली है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सो सकें। अब कोई चिल्ला नहीं रहा और न ही हंगामा कर रहा है। डर और निराशा उनके भीतर गहराई से समा गई है, जिसने सभी विचारों और शब्दों को हटा दिया है। एक बड़ा जानवर सा डर। अगले दिन उनमें से एक लड़का, नंदो, जागता है। वो रोबोटों से पूछता है कि क्या हुआ। नंदो की मां की मौत हो गई, लेकिन ये दुखी होने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसकी बहन जिंदा है और उसे उसकी जरूरत है। सुसाना भी उसी की तरह बेहोश पड़ी है। एक और दिन गुजरता है। लड़के सभी की बोतलों पर वही शराब डालते हैं ताकि स्टॉक्स खत्म न हो। सुबह एक सर्च प्लेन फिर से उड़ान भरता है। खुशहाल बचे लोग बाहर भागते हैं और उसे लहराते हैं। खुशी की कोई सीमा नहीं है। आखिरकार उन्हें बचा लिया गया है। अब स्टॉक्स बचाने का कोई मतलब नहीं है। वो सीधे बोतल से शराब पीते हैं और चॉकलेट के टुकड़े खाते हैं। इस रात को बचने के बाद वो लोग एक रेस्क्यू ग्रुप का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा और उनके पास जो भी सामान था सब खत्म हो चुका है। अब उन्हें ये समझ में आने लगा है कि वो सर्च प्लेन ने उन्हें अगले चेक के दौरान नहीं देखा। जब वो प्लेन की जांच करते हैं तो उन्हें एक रेडियो की आवाज सुनाई देती है जो सफेद शोर कर रही है। इसका मतलब है कि वो काम कर रहा है। नंदो की बहन की हालत बिगड़ती जा रही है। उसका भाई ठान चुका था कि जब उसकी बहन मर जाएगी तो वो पहाड़ों के रास्ते मदद के लिए जाएगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। एंटोनियो गुस्से में है क्योंकि उसने रेडियो पर सुना कि उन्हें आसमान से नहीं देखा गया। अगले दिन पहाड़ों पर जाने का फैसला हुआ। चलते चलते एकदम गिर पड़े और उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ गिर गया। एक तो बर्फ में गिर गया, जो कि एक बर्फीले पहाड़ का हिस्सा था, और वो लगभग मर ही गया था। लेकिन एक रग्बी खिलाड़ी ने उसे खींचकर बाहर निकाला। उनकी योजना सफल नहीं हुई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब लड़कों को स्थिति की गंभीरता समझ में आ रही थी। अब कोई बेकार की बातें नहीं हो रही थी। रात में प्रार्थना पढ़ने लगे। नंदो की बहन का निधन हो गया है और ये 9वां दिन है। एंटोनियो नंदो को बताता है कि उसने क्या सुना। रेडियो पर एंटोनियो दूसरों को बताने से डर रहा है
क्योंकि इससे उम्मीद खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी उम्मीद का क्या फायदा? नंदो तय करता है कि उसे सबको इस बारे में बताना चाहिए और उन्हें पश्चिम की ओर चिली की तरफ यात्रा के लिए ताकत जुटाने के लिए कहता है। लेकिन किसी में भी ताकत नहीं है क्योंकि उनके पास काफी समय से खाने की चीजें खत्म हो चुकी है। जवाब तो हवा में ही है और नंदो बस सबको इशारे से बताता है कि तुम्हें मरे हुए लोगों को खाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ये नहीं कर पाते। कुछ इसको घृणा समझते हैं, कुछ धार्मिक कारणों से ऐसा नहीं कर पाते। वे सब कैथोलिक हैं। ये रात बिना सोए गुजरती है। लगभग सभी को सुबह इस मुश्किल फैसले पर पहुंचना है। रोबर्टो ये फैसला करता है और सब उसका पीछा करते हैं, सिवाय नंदो के। वो अभी भी अपनी बहन की मौत से उबर रहा है। तीनों मदद के लिए जाते हैं, लेकिन नंदो को उनके साथ जाने नहीं दिया जाता। उसने मांस नहीं खाया। अगले दिन रोबर्टो का फैसला होता है कि जो 3 लोग जीते हैं वो शायद मर चुके हैं। रात को बहुत ठंड थी और नंदो मांस खाने का फैसला करता है। लेकिन जो लोग गए थे उन्होंने बाकी लोगों के शव पाए और वे अस्थाई स्लेज कुर्सियों पर बैठकर पहाड़ी से नीचे आए। जैसे ही वे लौटे, ये साफ हो गया कि सब कुछ मुमकिन है और उनके पास बचने का एक मौका है। जो लोग पहले इंसान का मांस खाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, वे आखिरकार रात के समय कुछ भयानक करने का फैसला कर रहे हैं। अचानक पहाड़ से एक हिमस्खलन आता है और पूरी तरह से विमान को बर्फ से ढक देता है। एंटोनियो मर रहा है। लड़के बाकी लोगों को निकालने में लगे हैं। लिलियाना, जिसने एक दिन पहले और एक बच्चा पैदा करने का फैसला किया था, बचाए जाने के बाद भी मर रही है। कुल मिलाकर रात भर में 8 लोग मर गए। बाहर एक भयंकर बर्फबारी चल रही है। नहीं निकल पा रहे। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। यह राफेल का जन्मदिन है। ऐसे छुट्टी मनाने का सही समय नहीं है, लेकिन दोस्तों ने फिर से कुछ जुगाड़ किया और उसे एक केक दिया, बर्फ का एक टुकड़ा और एक सिगरेट। राफेल ने सिगरेट ली और बस एक ही चीज की कामना की कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। जल्द ही कार्लेटो का जन्मदिन भी आता है। उसे भी राफेल की तरह वही चीज चाहिए, बर्फ से ढका हुआ। वे अभी भी प्लेन में बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। उम्मीद उनके दिलों में कम नहीं होती। और फिर बर्फबारी खत्म हो जाती है। सब जाग जाते हैं और सूरज को देखते हैं। लेकिन कार्लिटोस काफी समय से जाग रहा है। वो कहता है कि आज के दिन उसे हर जगह भगवान दिखते हैं और इसका मतलब है कि उन्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। अल्बर्टो रात को मर जाता है। उसकी उम्र 21 साल थी। 50वां दिन आ रहा है। तापमान बढ़ने लगा है। अपनी पत्नी की मौत के बाद जेवियर पूरी तरह से निराश हो जाता है। उसने कभी मांस नहीं खाया। नंदो उसे उम्मीद दिलाता है, बच्चों की याद दिलाकर, और एडुआर्डो को एक लाल जूता देकर उम्मीद देता है। उसके पास एक है, एडुआर्डो के पास भी एक है। जब वे बच जाएंगे तो वे दूसरे रग्बी खिलाड़ियों के साथ उन्हें जोड़ देंगे। वे प्लेन का बचा हुआ हिस्सा और खाने की चीजें ढूंढ लेते हैं। अब उन्हें बैटरी के साथ वापस लौटना है और एक एसओ सिग्नल भेजना है। लेकिन नंदो को चिली पहुंचना जरूरी लग रहा है और उन्हें ये करना पड़ेगा। नंदो के अलावा किसी को यकीन नहीं है कि वे बच पाएंगे। शाम होते होते एक बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। उन्हें बाकी लोगों के पास लौटना है। फेडेरिको मर चुका है। दिन 61। तापमान काफी बढ़ चुका है और कुछ लोग पागल होने लगे हैं। राफेल भी मर चुका है। फिर से जाने का समय है। नंदो रॉबर्ट को मनाता है और वे कैंपिंग पर जाने के लिए तैयार होते हैं। कार्लिटोस उन सबको बताता है कि उसने एक अच्छा सपना देखा था, जिसका मतलब है कि सब कुछ ठीक होगा। चढ़ाई शुरू होती है। पहाड़ियों के किनारे चलते हुए तीनों सबसे मुश्किल रास्ते से चढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से एक तो लगभग गिर ही जाता है। आगे अभी भी एक लंबा और मुश्किल रास्ता बाकी है। दूसरी पहाड़ी पर रोबर्टो फिसल जाता है और एक खाई के किनारे लटक जाता है। उसे बचाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन नंदो तेजी से मदद के लिए दौड़ता है और उसे खींचकर बचा लेता है, मौत से बचाते हुए। अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए? रोबर्टो कुछ ऐसा रास्ता देखता है और पीछे लौटना चाहता है। नंदो दूसरी तरफ सोचता है कि पहाड़ चढ़ना और उनका रास्ता देखना है। वो अपने आप को एक मंत्र दोहराता है कि सब कुछ ठीक होगा और उसे हर एक खेत दिखेंगे। उसके दिल में उम्मीद मरी नहीं है। रोबर्टो उसके पास जाता है और देखता है कि वहां पहाड़ है जहां बर्फ नहीं है। इसका मतलब है कि वे सही रास्ते पर है। रोबर्टो गिर जाता है। उसके पास ताकत नहीं है। नंदो उसे फिर से हिम्मत और आत्मविश्वास देता है। वो गर्वित है कि वो एक ऐसा आदमी है जो पहाड़ों में बिना खाना
और पानी के जिंदा रहा। उनके चारों ओर सब कुछ भगवान है। और अगर तुम वो सच में मर जाते हैं, फिर रास्ते में झरनों के किनारे चलते हुए वो हरे मैदान तक पहुंचते हैं। और वहां एक कोना है जहां चिली है। एक सुबह एक हेलीकॉप्टर उन लोगों के पास आता है जो प्लेन के मलबे में फंसे हैं, और अंत में वो बच जाते हैं। विश्वास, इच्छा शक्ति और जज्बा उन्हें बचा लेता है। वो घर लौट रहे हैं। जो हुआ वो एक अनमोल अनुभव है जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांध दिया। ये फिल्म 29 मृतकों और केवल 16 बचे लोगों को समर्पित है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।